नमस्कार। सभी छात्रों को द्वितीय पीयूसी छात्रों के लिए आप सभी का हिंदी विभाग की ओर से स्वागत है। आपके लिए आज जो नोट्स भेजी गई क्योंकि आपको पढ़ने के लिए दी गई है उसका बाकी वाला जो पाठ है अभी प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर एक कहानी ये अभी इसका अगला वाला भाग प्रारंभ हो रहा है। पहले वाले में मनु भंडारी जी कहते हैं जिस तरह से उनका रंग काला और पतली मरेल के जैसी थी, पर उनके पिता उन्हें प्रेम नहीं करते थे, पर उनके बहन सुशीला से बहुत प्रेम करते थे करके वो अपने पितु ग्रंथ गाने लगी करके वो पहले वाले भाग में कहकर हैं। अब अगला वाला भाग देखेंगे। पिता के ढीठ विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी। शायद उनमें पिताजी का हर यानी ज़्यादती को अपना प्राप्त और बच्चों के हर उचित अनुचित फरमाइशें और जिद को जिद भी लिख सकते हैं। जा के नीचे हम की यानी मात्रा नहीं है तो जिद करके कहा जाता है, या जिद उर्दू वर्ड है। जिद को अपना फ़र्ज़ समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। वे उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका ये त्याग कभी मेरे आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पितृत्व पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। यहाँ पर ये कहते हैं जिस तरह से इनके पिताजी जितने पढ़े लिखे थे उनकी माँ उतनी ही बेपढ़ी लिखी। का अर्थ क्या है? पढ़ी लिखी है तो ठीक है, बेपढ़ी लिखी का अर्थ है अनपढ़। लेकिन अनपढ़ थे लेकिन वो गवार नहीं थे, क्योंकि उनके पास जितना उनके पास जो नॉलेज थी या उनके पास जो पेशेंस था और उनके पास जितना प्रेम था वो सारा उनके पिता में वो क्वालिटी नहीं थी। पर वो एजुकेटेड होकर क्वालिटी नहीं, पर इनकी माँ अनएजुकेटेड होकर भी वो सारी क्वालिटीज़ उनमें भगवान ने दी थी। अब यहाँ पर मनु भंडारी जी कहते हैं उनके पास जो भी फरमाइशें जो भी बच्चे भाई बहन वो करते तो ज़िद अच्छी है या नहीं, फिर भी उनकी माँ अपना फ़र्ज़ समझकर वो उन बच्चों के लिए पूरा अपने आप को त्याग दे देती। कुछ वो अपने लिए नहीं, बस अपने बच्चों के हित में वो सारा अपने पति से भी बहुत सा दुख पाकर भी वो बच्चों की फरमाइशें पूरी करती थी। पर यहाँ पर यहाँ पर मनु भंडारी जी जिस तरह से अपने आप को आदर्श को यानी उनके जो चेंजेस लाना चाहते थे जीवन में, वो कभी भी अपने पिता के हित में नहीं, माता के हित में उन्होंने बातें करना प्रारंभ की। 5 भाई बहनों से सबसे छोटी मैं, सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसी की एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है, लेकिन आपने से 2 साल बड़ी। यहाँ पर मनु भंडारी के ये 3 बहनें और 2 भाई यानी कुल मिलाकर 5 भाई बहन हैं। जब मनु भंडारी की बड़ी बहन की शादी हुई तो उस समय मनु भंडारी 7 साल की थी और उनसे 1-2 साल बड़ी सुशीला, और फिर इनसे छोटे 2 भाई करके इन्होंने कहा है। और जब ये छोटी थी तो उनकी एक बहन की शादी होते समय वो कुछ यादें धुंधली सी याद आती है। बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े
से आंगन में बचपन से सारे खेल खेले। सौतेली, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाना, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, और फिर पतंग उड़ाना, कांच पीस कर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारों घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने हम महानगरों के फ्लैटों में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्नित करने हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरे कम से कम 1 डज़न आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया। किशोरावस्था बचपन है, चाइल्डहुड। युवावस्था यूथ है, यानी यंगेस्ट। 1-2 तो छोड़कर उनमें से कुछ भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनके छाप मेरे मन में कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्ष के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के 2 साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के अनुकूल परिस्थितियाँ पाते ही महाभोज में इतने वर्ष बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। यहाँ पर मनु भंडारी जी कहते हैं, जैसे उनके एक बहन सुशीला और जिस तरह से यहाँ पर खेल जो बहुत से खेलते थे, जैसे गिल्ली डंडल, पकड़म पकड़ी या लंगड़ी टांग, या फिर कांच पीसना, पतंग उड़ाना, मोहल्ले के आधार पर कुछ लड़के पूरा मोहल्ला फिरते, पर इनकी सीमा घर तक करके कहते हैं, यानी सीमा का अर्थ है लिमिट। तो फिर ये कहते हैं उस समय में पड़ोस के जो लोग थे वो अपने घर परिवार के बराबर थे, और ये कहते हैं इनकी 1 डज़न कहानियाँ में भी उन पड़ोसियों के लिए ही इन्होंने लिखा है, क्योंकि पहले के काल में एक घर के बाजू ही दूसरा घर को जोड़ा जाता था। इस तरह से घर एक और मोहल्ला बनाया दिया जाता था। उसी तरह ये जैसे खेलते थे, सारा मोहल्ला यानी सारी गली इन्हीं की होती थी, और किसी भी घर में आने जाने के लिए कोई रोक ठाक नहीं होती थी। पहले के काल में बहुत से यानी 90% लोग पड़ोसियों को अपने भाई बहन की तरह विश्वास करते थे, लेकिन आज के काल में 5% भी पड़ोसियों को विश्वास करना यानी घात के बराबर है करके कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पाते। अब यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरह से उनके घरों के पास
जिस तरह से एक लड़की या एक लड़का ये पड़ोसी का है या मेरा नहीं, भाई बहन, ऐसा नहीं था। वो एक दूसरे में एक दोस्ती का रिलेशन इतना अच्छा था, यानी संबंध ऐसे थे कि वो हर एक अच्छे में बुरे में एक दूसरे की सहायता करते थे। पर यहाँ पर घर के अंदर यानी गुड्डे गुड़ियों का खेल ये सारा खेलते थे। और फिर ये कहते हैं जिस तरह से उनके घर के पास पड़ोस कल्चर यानी फ्लैट्स आते हैं, फ्लैट्स आने के बाद ये परंपरा उन्हें तब पता चलती है। वो जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, जिस तरह से अपार्टमेंट होते हैं, तो उस समय वो लोग इनसे बात करना या एक तरह से पार्शलिटी होती है, यानी एक गिरे हुए लोग एक ऊंचे लोग हाई सोसाइटी की तरह पार्शलिटी होती है। तब इन्हें पता चलता है कि फ्लैट में रहना व्यक्ति तो है पर व्यक्ति के अंदर मन नहीं है करके यहाँ पर मनु भंडारी जी सोचने लगती है। और फिर ये कहती है कि जिस तरह से पहले के काल में जब भी वो कथाएं वो अब लिखती हैं तो उन्हें धुंधली नहीं, ऐसा लगता है उनकी आँखों के सामने ये सारी चीज़ें आ गई है। बहुत समय के बाद अब वो कहती है कि व्यक्तित्व का अभिव्यक्त के अनुकूल परिस्थितियों को पाते ही महाभोज में इतने वर्षों के बाद कैसे एकांकी जीवित हो उठे। यानी वो अपने पिता को कह रही है, जो पिता मेरे लिए उतना प्रेम नहीं किए, घृणा से रहते थे क्योंकि उनका रंग काला था, और उनके बहन को सुशीला को जो प्रेम करते थे, आज परिवर्तन कैसे आ रहा है करके उन्हें आश्चर्य हो रहा है।